हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। जैसा कि आपको पता है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है। तो आज मैं आपको इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा चैप्टर रीजनिंग का सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है, इनइक्वालिटी। अगर एग्ज़ाम ऑफ वेटेज की बात करूं तो ये ज़्यादातर बैंकों में पूछे जाने वाला चैप्टर है, लेकिन हम कहीं पर भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। आने वाले टाइम में एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, क्या पता उसमें से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे। हमारा ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लासेज में ख़त्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर होता है लेकिन समझने की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं चीज़ों को। और इसमें एक बात और बता दूं कि यदि थोड़ा सा बैकग्राउंड बच्चे का मैथ्स का है ना, मैथ्स का है, तो वो थोड़ी सी इन चीज़ों को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। तो इन चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा आप लिखेंगे कि ये साइन होता है हमारा, क्या हिंदी में बोलते हैं बराबर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल, इक्वल टू। ठीक है, दूसरे साइन की बात करें तो दूसरा साइन होता है मेरा ग्रेटर देन और इक्वल। ये होता है ग्रेटर देन। चलो ग्रेटर देन की बात करते हैं। ये होता है ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, बड़ा है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। ये होता है लेस का साइन, छोटा है, छोटा है। ये चीजें क्यों लिख रहा हूं मैं आपको अभी पता चल जाएगा। छोटा है मीन्स डेट लेस देन, लेस देन। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि हम ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल भी ले लें तो ये साइन होता है ग्रेटर देन, और साथ में एक डंडा नीचे खींच देंगे, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल मतलब कि इसमें इक्वल भी इंक्लूड है और ग्रेटर देन भी इंक्लूड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेस देन इक्वल की तो इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल। ठीक, इसमें लेस देन इक्वल है और इक्वल भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, 3 और 2 5 साइन होते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि ये साइन किस प्रकार से क्वेश्चंस में हमें रिलेटेड करते हैं। तो मैं बढ़ाता हूँ। आप अगर टॉपिक डालना चाहें तो इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज आप डाल सकते हैं। तो मैं यदि चैप्टर इसकी बात करूं तो इनइक्वलिटीज का प्रॉपर्टीज आप डाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आपको मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो हम 7 से 8 प्रॉपर्टी बड़ी आसान आसान पढ़ेंगे, आसान आसान भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है। तो पढ़ते हैं आसानी से। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है, असमानता की पहली प्रॉपर्टी कहती है कि यदि भैया ए बराबर बी बराबर सी हो तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, मीन दैट ए और सी के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ए बराबर हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है। मैं इसमें आपको समझाना चाहता हूं कि यदि ए बराबर बी है, ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, हम तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए बराबर सी होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड प्रॉपर्टी की तो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि यदि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, लेस देन का साइन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेस देन। लेस देन यदि ये छोटा वाला साइन होगा इसको मैं पूरे चैप्टर में लेस देन बोलूंगा। ठीक है, और बड़ा वाला साइन होगा उसको ग्रेटर देन बोलूंगा। मैं इसलिए आपको पहले चीजों को समझा चुका हूं, इक्वल है तो बराबर होगा। ठीक है, तो यदि सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, और यदि सी और ए में संबंध डायरेक्टली निकाला जाए तो ए इज लेस देन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं, सर बिल्कुल कह सकता हूं। हाउ इट इज, भाई हाउ इट इज कैसे कि ए बराबर बी बराबर सी था, ए को मैंने डायरेक्टली सी के बराबर ले लिया। कैसे,
भाई b बराबर c है तो b के स्थान पे क्या मैं c लिख सकता हूँ? बच्चे बोलेंगे सर यस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं b के स्थान पर c को लेके आऊं तो ये हो जाएगा a बराबर c। a बराबर c, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें कि a छोटा है b से और b छोटा है c से, a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि a छोटा है c से। क्यों? क्योंकि भाई साइन बीच में चेंज नहीं हो रहा। मैंने ये वाली बात क्यों कही कि साइन बीच में चेंज नहीं हो रहा? ये आपको क्वेश्चंस में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में कि साइन चेंज होने पर क्या प्रॉब्लम्स हमारे निष्कर्ष या कथन के साथ में बन सकती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है सर, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि a is greater than b is greater than c means that we can say that a is greater than c। ठीक है, a is greater than b is greater than c, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि a is greater than c हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे करा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। चौथी प्रॉपर्टी कहती है सर कि a इज लेस देन इक्वल b इज लेस देन इक्वल c हो। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। भाई मैंने यहाँ पे बराबर का साइन लिया, बराबर के साथ में कोई सा साइन नहीं लिया। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे साइन लिए, उसके बाद में बड़े बड़े साइन लिए, और अब की बार में प्रॉपर्टी मिक्स हो गई कि भैया लेस देन भी साइन है और इक्वल भी साइन है। अब मैं क्या कहूँगा, अगर मैं a और c के बीच में डिफरेंस देखना चाहूँ, a और c के बीच में डिफरेंस देखना चाहूँ तो a और c के बीच में डिफरेंस देखना चाहूँ तो सर हम लिख सकते हैं कि a इज लेस देन इक्वल c। अब मैंने ये चीजें क्यों लिखी? क्या मैं इन चीज़ों के बीच में कुछ और भी लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर मैं तो कुछ नहीं लिखना चाहता, मैं बराबर के साइन को नहीं लेना चाहता, मैं तो a इज लेस देन c लिखूंगा। लेकिन बच्चा अगर आप इसी कंक्लूजन को इस स्टेटमेंट के थ्रू सही मानना चाहते हैं तो मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पर दोनों जगह लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, तो यहाँ पर आपने लेस देन ही लेकर बात को कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्वेश्चन में तो इक्वल भी दे रखा था। अगर क्वेश्चन a इज लेस देन c बोल रहा है, ठीक है, तो मैं इक्वल को कहाँ छोड़कर आया, बस मुझे ये बता दीजिए। नहीं छोड़ सकते भाई। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि यह a b के बराबर भी हो सकता है या a b से छोटा भी हो सकता है, b c से बराबर भी हो सकता है और b c से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम एक प्रॉपर्टी को इसको सही नहीं मान सकते। यदि मैं बात करूं कि इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या ये प्रॉपर्टी सही हो जाएगी? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर्टी सही नहीं होगी। यदि मैं इसी प्रॉपर्टी को एक ये और लिख दूं कि a बराबर c, मीन्स दैट अगर मैं a इज लेस देन इक्वल दोनों जगह है, लेस देन इक्वल की प्रॉपर्टी तो मेरी सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि मैं a इज लेस देन c अकेली प्रॉपर्टी लिखता हूँ तो मैं एक साइन को कहाँ पर छोड़ के आया? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि a b से छोटा भी है और a b के बराबर भी है। ठीक है, तो हम केवल एक प्रॉपर्टी को लेकर बात को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे कि a इज लेस देन c अकेला कभी सही नहीं होगा और a बराबर c अकेला कभी सही नहीं होगा, बशर्ते हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टीज मिलकर हमारी या तो या कंडीशन बना सकती हैं, या तो या। ठीक है, या बोलूं तो ईदर और, ठीक है, ईदर और। उम्मीद करता हूं प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर मैं बात करूं पांचवी प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी कह सकती है कि इसी को यदि मैं उल्टा कर दूं, a इज ग्रेटर देन इक्वल b इज ग्रेटर देन इक्वल c, तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम
प्रॉपर्टी बना सकते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल c, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन सर अगर मैं बात करूं कि a इज ग्रेटर देन c, क्या ये मेरा अकेला कभी सही होगा? नहीं नहीं नहीं। या a बराबर c, क्या मेरा ये अकेला कभी सही नहीं होगा? मैंने क्या बताया, ये अकेला कभी सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं इसका रीजन पहले आपको बता चुका हूं। इसकी कंडीशन हो जाएगी या तो या की कंडीशन। ठीक है, बात करते हैं बहुत अच्छे से। आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात करता हूं अगली प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि a इज लेस देन इक्वल b इज लेस देन c, देन वी कैन से दैट a इज लेस देन c। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल मेरी सही हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया, अब बच्चे बोलेंगे सर आपने इक्वल का साइन कहाँ पर लगा दिया? यहाँ पर तो आप इक्वल का साइन था उसको इंक्लूड कर रहे थे, मतलब आप इक्वल के साइन को वहाँ पर तो नेगलेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नेगलेक्ट कैसे कर दिया? तो बच्चे आप समझेंगे कि यदि मेरे पास में a इज लेस देन इक्वल b और b इज लेस देन c है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता हूँ कि b c के बराबर है। यहाँ पर प्रॉपर एक बात सूचना आपको निर्धारित कर दी जा चुकी है कि b केवल और केवल c से छोटा है, या b के और c के बीच में केवल b का छोटा आना संबंध है, b का बराबर आना संबंध बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को साइन नहीं दिया हुआ है। यहां पर हम एक चीज जरूर कह सकते हैं कि a इज लेस देन b एंड a इज इक्वल देन b, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम a इज लेस देन c ही लिखेंगे, a बराबर c कदापि नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको चीजें मेरी पढ़ाई हुई आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बात करते हैं अगली कंडीशंस की। बात करते हैं अगली कंडीशंस की। तो कंडीशन कहती है, मैं इन चीजों को यहां से खत्म कर देता हूं। अगली कंडीशन कहती है कुछ, कंडीशन नंबर 7। कंडीशन नंबर 7 क्या कहती है दोस्तों कि अगर मैं यहां पर a इज ग्रेटर देन इक्वल b इज ग्रेटर देन c लिखूं, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि a इज ग्रेटर देन c, मींस दैट केवल सेम प्रॉपर्टी है जो मैंने यहां पर चीजें आपको समझाई, ये चीजें भी यहां पर अप्लाई होंगी। ठीक है, बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज की। तो अगली प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि a बराबर b इज ग्रेटर देन इक्वल c। प्रॉपर्टी नंबर 8, a बराबर b इज ग्रेटर देन इक्वल c। a बराबर b इज ग्रेटर देन इक्वल c मींस दैट मैं यह कह सकता हूं कि अगर मैं a और c के बीच में संबंध स्थापित करना चाहूं, तो मुझे आप बताइए कि जब यहां पर a बराबर b मेरे को सही सही दिया गया है, क्या मैं यहां पर b के स्थान पर a नहीं ले सकता हूं? सर बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि b के बराबर ही तो a है बच्चा, है ना? तो b के स्थान पर a ले सकता हूं और a इज ग्रेटर देन इक्वल c मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं। अगर मैं बात करूं कि a इज ग्रेटर देन c और a बराबर c के बीच में संबंध निर्धारित करना चाहूं, तो ये हो जाएगी कौन सी कंडीशन? या की कंडीशन। उम्मीद करता हूं चीजें बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बच जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है समझने की कोशिश करेंगे। यहीं पर थोड़ा सा यहां से रफ कर देते हैं, है ना? तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है? सेम कंडीशन है कि यदि मैं बराबर करूं a बराबर b इज लेस देन इक्वल c लिखें, a बराबर b इज लेस देन इक्वल c लिखें, तो क्या मैं a के स्थान पर b या b के स्थान पर a लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकता हूं। हाउ इट इज केस एंड दैट कि
बी के स्थान पर ए लिख सकता हूं क्योंकि ए और बी आपस में दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर मैं यहां पर a इज लेस देन इक्वल सी लिखूं, ये कंडीशन मेरी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगी। अगर मैं यहां पर बात करूं कि a इज लेस देन सी और a बराबर सी दोनों प्रॉपर्टी हो, तो भैया क्या मैं कह सकता हूं कि या तो या कंडीशन है, या तो या कंडीशन है। ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छी चीज यहां पर बताना चाहता हूं, जो कि मैं पहले भी आपके सामने दोहरा चुका हूं कि b इज लेस देन c क्या मैं लिख सकता हूं, या a इज लेस देन c क्या मैं लिख सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, अकेला कदापि नहीं। या a बराबर c मैं लिख सकता हूं? अकेला सर कदापि नहीं, क्योंकि अगर मैं लेस देन केवल एक साइन की बात करूं कि ये लेस देन है, तो क्वेश्चन बोलेगा कि मैं केवल लेस देन नहीं हूं, मैं तो इक्वल भी हूं। अगर मैं यहां पर केवल इक्वल देन की बात करूं, तो क्वेश्चन बोलेगा कि मैं केवल इक्वल देन नहीं हूं, मैं यहां पर लेस देन भी हूं। तो इसलिए ये चीजें आपकी गलत हो जाएगी। अगर मैं दोनों कंडीशंस को मिलाना चाहूं, तो ये कंडीशन ही तो आपकी ये है ना। उम्मीद करता हूं सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ पर हम अपने ये लगा लीजिए कि इस चैप्टर का लगभग 80% हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज हमें अच्छी तरीके से याद और अच्छी तरीके से आती हैं, और इसमें याद भी दोस्तों कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें मतलब समझने वाली हैं, है ना। तो नो प्रॉपर्टीज नहीं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम यदि बार बार प्रैक्टिस करें तो ये क्वेश्चन आसानी से पुटअप हो जाएंगे। अब मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ाता हूं कि क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने आपको देख रखा है कि स्टेटमेंट हमें ऊपर दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट के ये इतने सारे निष्कर्ष हैं, मींस डेट कितने लगभग 16 निष्कर्ष हैं, है ना। तो इनमें हमें चेक करना होगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या कौन सी या तो या कंडीशन है, क्योंकि मैंने आपको सारी की सारी कंडीशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अभी समझाई, और उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम इन निष्कर्षों को निकालेंगे। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो हमें स्टेटमेंट तो सही दिया हुआ है, लेकिन इतने निष्कर्ष हमारे कभी नहीं आते हैं, है ना। निष्कर्ष जो आते हैं वो हमारे 2 से 3 निष्कर्ष आते हैं, उन्हीं में चीज़ों को पूछ लेता है। ये लगभग टॉपिक हमारा कथन एवं निष्कर्ष का ही है, जैसे 150 को करते थे। ये थोड़ा मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में है और ये थोड़ा हिंदी के प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो बात करते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल b इज ग्रेटर देन इक्वल c इज ग्रेटर इक्वल d इज ग्रेटर देन e इज ग्रेटर देन इक्वल f। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए हमें इन निष्कर्षों को देखना होगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो दोस्तों देखिए, a इज ग्रेटर देन c है, a इज ग्रेटर देन c है। ठीक है, अब मुझे बात बताइए कि मैंने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ग्रेटर देन इक्वल क्या हम एक कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं। उसने क्वेश्चन ने कहा था कि यदि ग्रेटर देन इक्वल की दोनों कंडीशन सेम जगह हैं तो हम केवल एक कंडीशंस को फॉलो नहीं कर सकते। मींस दैट ए इज ग्रेटर देन सी अकेला सही नहीं हो सकता। यदि मेरे को मिल जाए ए बराबर सी तो हम दोनों को मिलाकर इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी? ईदर और कंडीशन, या तो या की कंडीशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। a इज ग्रेटर देन सी और a बराबर सी। ठीक है, बात करते हैं अगले निष्कर्ष की तरफ। अगला निष्कर्ष कहता है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल d। अब बताइए, a इज ग्रेटर देन इक्वल d क्या हमारे पास में है? सर ग्रेटर देन इक्वल है और इक्वल है। ठीक है, तो मुझे आप ये चीज समझाइए कि क्या मैं c की जगह d ले सकता हूं? सर बिल्कुल ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि c के बराबर ही तो d है। अब मुझे बताइए कि ग्रेटर देन इक्वल हर जगह है, यहां भी है और यहां पर यदि मैं d लिख दूं तो a इज ग्रेटर देन इक्वल b इज ग्रेटर देन इक्वल d। तो चीजें सारी की सारी सही आ रही हैं।
ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल डी ही हमें दे रखा है, तो ये मेरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं ए इज ग्रेटर देन डी, कंडीशन यही वाली आ गई कि भाई ग्रेटर देन डी केवल एक कंडीशन सही नहीं हो सकती, यहां पर कंडीशन इसलिए हमने सही की है क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल दोनों हैं। ठीक है, यहां पर ग्रेटर देन है तो इसके साथ में यदि मेरे पास में a बराबर d होता तो मैं दोनों को मिलाकर क्या करता, या तो या की कंडीशन बना देता, लेकिन अफसोस ये चीजें हमें नहीं दी हुई हैं। ठीक है, तो ये मेरा निष्कर्ष हो जाएगा गलत। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल e। अब ढूंढेंगे a यहां पर है और e यहां पर है। ठीक है, a इज ग्रेटर देन इक्वल e, चलते चले जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आसान से तरीका ये है कि भाई अगर जो भी साइन है ना उस साइन को बोलते चले जाओ, और जहां पर भी साइन अटपटा हो जाए, अटपटा होने का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, तो मीन्स डेट इक्वल चीजें खत्म हो गई, तो इक्वल वाली यदि कंडीशन होगी तो वो मेरी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे कि इस निष्कर्ष में बोलता है कि ग्रेटर देन इक्वल ए से लेकर ई तक मेरे पास में ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, यहां पर इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर केवल और केवल ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। यदि मैं इस कंडीशन को सही मानूं तो मेरे पास में ग्रेटर देन है, लेकिन यहां पर मेरे पास में इक्वल नहीं है। मींस दैट इस कथन में यहां पर सीधा सीधा कह दिया है कि यदि ए और ई के बीच में हम संबंध स्थापित करें तो यहां पर ए को ई से बड़ा माना जा सकता है, लेकिन ए को ई के बराबर नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्योंकि यहां पर इक्वल की कंडीशन नहीं दी है। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं, तो मींस दैट ये चीज हमारी बहुत अच्छे से गलत हो जाएगी। अब बात करते हैं ए इज ग्रेटर देन ई। भाई ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन, मींस दैट ग्रेटर देन तो है, इक्वल की कंडीशन गलत थी, मींस दैट ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बात करते हैं ए इज ग्रेटर देन एफ की। ए इज ग्रेटर देन एफ की यदि मैं यहां पर बात करूं तो बताइए दोस्तों कि यहां से और यहां तक यदि मैं एफ ए से एफ के बीच में संबंध स्थापित करूं तो बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन नॉट इक्वल, मतलब कि यहां पर केवल ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। मींस दैट यहां से आगे जाने वाली कंडीशन इक्वल वाली खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यहां से और यहां तक तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं आ रहा है। मींस दैट यहां पर ग्रेटर देन की कंडीशन है केवल। अब मेरे को निष्कर्ष में पूछा है ए इज ग्रेटर देन एफ, ए से एफ के बीच में क्या मेरे पास में ग्रेटर देन की साइन है, तो बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल। मींस दैट हम इक्वल की कंडीशन फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा कहा है कि डी बराबर ई नहीं है। मींस दैट ग्रेटर देन ले सकते हैं, तो ए इज ग्रेटर देन एफ। ठीक है, चीजें आती हैं अच्छे से समझ में। अब मुझे बताइए, अगली कंडीशन दे रखी है ए इज ग्रेटर देन इक्वल है, हम अभी देख कर आए ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन यहाँ पर केवल ग्रेटर देन है, इक्वल है ही नहीं। मींस दैट यहाँ पर हम कंडीशन को बहुत अच्छे से गलत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी इक्वल की कंडीशन नहीं दे रखी। ठीक है, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। बात करते हैं नवे निष्कर्ष की तरह, B इज ग्रेटर देन C। अब मुझे बताइए दोस्तों, B इज ग्रेटर देन C सर है मेरे पास में, लेकिन क्या मैं इसको अकेले सही कर सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर यदि मैं एक चीज बोल दूं कि भैया B इज ग्रेटर देन C, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे से बोल रहा है कि मैं केवल ग्रेटर देन नहीं हूं, मैं इक्वल भी हो सकता हूं, मतलब कि B C से केवल और केवल बड़ा नहीं है, उसके बराबर भी हो सकता है, नीचे साइन लगा हुआ है। मींस दैट एक कंडीशन तो ये सही नहीं होगी। अब बात करते हैं अगली प्रायोरिटी हम किसको दें। अब हम जल्दी से देखेंगे कि भाई ग्रेटर देन वाली कंडीशन मेरे पास में है क्या, मेरे पास में मेरे निष्कर्षों में क्या इक्वल वाली कंडीशन है? सर बिल्कुल है, B बराबर C, B इज ग्रेटर देन C। मींस दैट दोनों को मिलाकर एक कंडीशन फॉलो हो जाएगी, कौन सी सर? ईदर और, ईदर और।
ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। बढ़ते हैं आगे, ई इज ग्रेटर देन ए। भैया मुझे बताइए, ई बड़ा मांग रहा है ए से, क्या यहाँ पर ई बड़ा है ए से? यहाँ पर तो पहली साइन में गलत हो गया, तो मीन्स दैट ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे गलत हो गया। ई इज ग्रेटर देन इक्वल ए, ई इज लेस देन ए, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है हमें। गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर लेस देन, यहाँ पर ग्रेटर देन मांग रहा है, गलत हो जाएगा। बी इज ग्रेटर देन इक्वल ई, यहाँ पर देखने की चीजें हैं, बी इज ग्रेटर देन इक्वल ई, मतलब कि बी से ए की तरफ, बी से ई की तरफ जाने पर हमें हर जगह साइन ग्रेटर देन और इक्वल का होना चाहिए इस निष्कर्ष को सही मानने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, बी इज ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है तो मीन दैट ये प्रॉपर्टी हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि हर जगह मेरे को ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल चाहिए था, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। मीन दैट कथन ने कहा कि डी जो है वो ई से केवल बड़ा है, ई के बराबर नहीं है। ठीक है, तो चीजें यहाँ पर गलत हो जाएंगी। अब बात करते हैं ई इज लेस देन बी, ई इज लेस देन बी, क्या मैं इसको कह सकता हूं भाई ई छोटा है डी से, छोटा है बराबर है, छोटा है बराबर है, तो क्या मैं इस चीज को बता सकता हूं भाई यहां पर इक्वल का साइन तो खत्म ही हो गया है ना भाई, यहां पर लेस का साइन था, इक्वल का साइन नहीं दे रखा, तो यहां आगे जाने वाली टर्म में यदि मेरे पास में इक्वल आती भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन पहली ही टर्म में हमारा है ही नहीं। तो मीन्स दैट हमें लेस देन चाहिए। अब मुझे ई से बी तक जाने पर हर जगह लेस देन मिलना चाहिए, बस मुझे प्रायोरिटी इस चीज को देनी है, ई इज लेस देन डी, डी इज लेस देन सी और सी इज लेस देन बी। बिल्कुल सही है, मीन्स दैट कंडीशन मेरी सही है। ठीक है, बात करते हैं 15वां निष्कर्ष, एफ इज लेस देन सी, मीन्स दैट एफ से सी तक जाने के लिए मेरे पास में हर जगह लेस देन होना चाहिए। एफ इज लेस देन इक्वल सी, एफ इज लेस देन इक्वल ई, इज लेस देन इक्वल डी, इज लेस देन डी, एंड डी के स्थान पर मैं सी को भी रख सकता हूं, क्योंकि डी और सी के बीच में केवल और केवल एक संबंध है, क्या? बराबर का। मीन्स दैट अब मेरे को यहां पर छोटा साइन चाहिए और मेरा छोटा साइन बिल्कुल मेरे पास है, इक्वल की कंडीशन नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को बहुत आसानी से सही कर सकता हूं। बात करते हैं अगले निष्कर्ष की तरफ, एफ इज लेस देन इक्वल सी। अब मुझे बताइए, हर जगह लेस देन इक्वल सी आपको दिख रहा है एफ से सी तक, भाई यहां पर लेस देन इक्वल सी है, बिल्कुल है सर। यहां पर क्या लेस देन है? हाँ सर है, लेकिन इक्वल है नहीं ना, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो यहीं पर गलत साबित हो जाती है, मीन दैट ये वाली कंडीशन हो जाएगी गलत। उम्मीद करता हूं ये अच्छा सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करेंगे हम। ठीक है, काफ़ी बड़ी क्लास होगी आज की, इसमें 2 क्लासेस और लगनी है। मैं कल एक कंडीशन और है उसको पढ़ाने के बाद में 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कल आपसे, और उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इस चैप्टर की बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे। कल और परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो और मेरी मेहनत आपको दिखती हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप विपिन कुमार के साथ पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।